हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से हम लोग इस चैनल पे सभी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट के लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीके जीएस की सीरीज़ करवाने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का वो है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वॉज प्राइमरली फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप। यानी कि भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित थी। जो भारत में हरित क्रांति हुई थी 1950 से 60s के टाइम पे, तो उसमें हम लोगों ने किस फसल को बढ़ाने के लिए वो हरित क्रांति की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा वीट एंड राइस, यानी कि गेहूं और चावल। अब जब हम लोग हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको याद रखना है, किसको कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमें ये भी पता चल गया कि गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। अब इसका जो मेन एम था, यानी कि इसका जो गोल था वो था शिफ्ट करना। जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड हुआ करती थी उनसे शिफ्ट करके हम इंडस्ट्रियल फार्मिंग की तरफ जा रहे थे, यानी कि हम एग्रीकल्चर कृषि में इंडस्ट्रीज़ का यूज़ करने वाले थे। हम हाई जो इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट था उनका यूज़ करके प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे। अब इसमें जो आपको याद रखना है, प्रोडक्शन हुआ था इंडिया का वो 3x टाइम बढ़ गया था, यानी कि 3 गुना बढ़ गया था इंडिया का प्रोडक्शन गेहूं और चावल का। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो था हरित क्रांति के ऊपर। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। जब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है, इन बायोलॉजी विच ऑर्गेनेलिज इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जीव विज्ञान में किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब पावर हाउस, सबसे पहले हम समझेंगे पावर हाउस क्या है। अब पावर हाउस नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज, मतलब एक ऐसी कोशिका जो कि कोशिका को अपनी जो एक्टिविटीज, जो कि रिपेयरमेंट या फिर फूड प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन बनाने के लिए एनर्जी का सप्लाई करे, उसी को हम लोग बोलेंगे पावर हाउस। अब इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो 4 ऑप्शन है। पहला है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है हमारा गोल्जी अपैरेटस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब जब हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया तो पहला आपको स्ट्रक्चर याद रखना है कि ये जो रहता है डबल मेम्ब्रेन रहती है, यानी कि इसमें 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है। अब एटीपी जो रहती है एनर्जी करेंसी रहती है। जैसे कि अब हम लोग भारत में रहते हैं, हमारी करेंसी क्या है, इंडियन रुपी है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की करेंसी रहती है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब जो एटीपी है ना, वो एटीपी का यूज़ करके उसकी पूरी एक्टिविटीज रहती है उसको कंट्रोल करता है। अगर उसको खाना बनाना होगा तो वो एटीपी का यूज़ करेगा। अगर उसको किसी चीज़ को मारना होगा, जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज रहते हैं, तो वो लाइसोसोम को बोलेगा, तो एटीपी के थ्रू बोलेगा। एटीपी आप याद रखो एनर्जी है, एनर्जी जो कि हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए आपको ज़रूरी रहेगी। तो वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें जो दूसरे ऑप्शन दिए हैं हम उनको देखेंगे, जैसे कि न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या रहता है, केंद्रक ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कि दिमाग कोशिका का। यही पूरे सेल में जो भी एक्टिविटी होगा उसे कंट्रोल करेगा हमारा केंद्रक। जो सेकंड दिया है राइबोसोम। अब हम राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम है ना, वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जो गोल्जी अपैरेटस है वो जो करेगा, क्या करेगा, संशोधित करेगा, यानी कि मॉडिफाई करेगा चीज़ों को, पैक करेगा यानी कि पैकेजिंग करेगा, या छाटने का कार्य करता है। कौन, हमारा गोल्जी अपैरेटस। तो आई होप आपको ये चारों ऑप्शन समझ में आए होंगे और माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क भी। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who was the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अब ये आ गया हमारा हिस्ट्री से क्वेश्चन। फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा दिया है सी राजा गोपालाचारी, थर्ड दिया है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फोर्थ दिया है हमारा लॉर्ड कैनिंग। अब हम लोग पहले समझेंगे गवर्नर जनरल फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन थे। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, कौन थे हमारे, लॉर्ड माउंटबेटन थे फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल। अब
इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, हम वो भी समझेंगे, लेकिन पहले हम लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में जान लेंगे। जब हम लोग बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की, तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो 15 अगस्त 1947 से लेके 21 जून 1948 यानी कि पूरे 1 साल के लिए या 1 साल से थोड़ी कम ड्यूरेशन के लिए वो यहाँ पे हमारे गवर्नर जनरल रह चुके थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, यानी कि स्वतंत्र भारत के। फिर उसके बाद जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बनते हैं वो है हमारे सी राजा गोपालाचारी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो हमें पता ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और लॉर्ड कैनिंग कौन थे? जो लॉर्ड कैनिंग 1857 की जो रिवॉल्यूशन हुई थी उस टाइम पे जो इंडिया के गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। तो ये था हमारे पूरे चारों ऑप्शन का, तो ये थे हमारे 4 ऑप्शन और उसके सही आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट ऑप्शन आपको लगा के आना है। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है द स्लोगन सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद, यानी कि जो स्लोगन यहाँ पे दिया है सत्यमेव जयते, यानी कि इसका मीन्स होगा, इसका मतलब होगा सत्य की हमेशा जीत होती है। जो सत्यमेव जयते का नारा है वो किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है यहाँ पे कथा उपनिषद, मुंडक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद या फिर प्रश्न उपनिषद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो है हमारा मुंडक उपनिषद। अब हम लोग मुंडक उपनिषद की बात कर लेते हैं। अब जो मुंडक उपनिषद है वो पहले तो अथर्ववेदा का एक पार्ट है, याद रखना है किसका है? अथर्ववेदा का पार्ट है। और जो मुंडक उपनिषद से जो वाक्य निकला है हमारा सत्यमेव जयते, वो पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसको लाया था यहाँ पे, यानी कि जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे एक स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो जो हमारा एम्बल है उसके नीचे भी ये लिखा रहता है, आपने देखा होगा सत्यमेव जयते। तो ये था पूरा ये क्वेश्चन और इसका आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर। ये हमारा ज्योग्राफी से आ गया है कि बताओ कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत स्थित है, यानी कि वायुमंडल में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स पाई जाती है, परत पाई जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में याद रखना है 5 टाइप की लेयर पाई जाती हैं। कितनी टाइप की लेयर पाई जाती है? 5 टाइप की लेयर पाई जाती है। यहाँ पे 4 दी है और एक और रहती है एक्सोस्फेयर, जो कि सबसे बाहर वाली रहती है, बाहरी, जो कि सूर्य के पास रहती है और धरती से सबसे दूर रहेगी, एक्सोस्फेयर। और जो थर्मोस्फेयर है हमारी वो इनर मोस्ट है, यानी कि ये धरती से सबसे पास रहेगी। तो ये इसका आंसर नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रही थी। फिर इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या वो ट्रोपोस्फेयर है, क्या वो स्ट्रेटोस्फेयर है, या वो मीजोस्फेयर है, या वो थर्मोस्फेयर है? तो जो ओजोन है वो हमारी पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। अब जब हम ओजोन की बात करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है O3। अब जो ओजोन है पहला तो हमें पता चल गया स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। दूसरा जो ओजोन रहती है उसका काम क्या रहता है? तो जो ओजोन का काम रहता है वो यूवी रेज से प्रोटेक्ट करना रहता है। अब जो यूवी रेज है वो अगर डायरेक्टली हमारी बॉडी पे पड़ती है तो वो स्किन कैंसर कर सकती हैं, आई डैमेज कर सकती हैं, यानी कि आँखों को नुकसान पहुंचा सकती है, और बहुत से जो इकोलॉजिकल हार्म भी ये हमारी एनवायरनमेंट को दे सकती है, हमारे वातावरण में इसके कारण बहुत से दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन था ओजोन, हमें पता चल गया इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। अब क्या आपने कभी सोचा है जो ओजोन है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्लीट होती जा रही है, यानी कि नष्ट होती जा रही है, उसमें जो है होल्स होते जा रहे हैं ओजोन में, ओजोन बहुत पतली होती जा रही है। इसका जो मेजर कॉज है वो है हमारा CFC, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहता है उसको हम लोग CFC बोलते हैं। यही रीजन है हमारा ओजोन का डिप्लीशन का। अब ये हो गया हमारा पूरा ओजोन और स्ट्रेटोस्फेयर। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। शुद्ध जल का pH मान क्या रहता है? तो इसका डायरेक्ट आंसर बनता है कि ऑप्शन नंबर C 7। जब हम 7 की बात करते हैं तो वो न्यूट्रल रहता है, यानी कि शुद्ध जल का मान जो रहेगा वो साथ ही रहेगा। अब 0 से लेके जब हम 6 तक की बात करेंगे तो ये कैसा रहता है? हमारा बेसिक रहता है। 7 जो रहेगा हमारा न्यूट्रल रहेगा, और जो हमारा 8 से लेके 14 रहेगा वो हमारा रहेगा एसिडिक। तो ये आपको याद रखना है, pH स्केल कहाँ से कहाँ तक रहता है? 0 से लेके 14 तक रहता है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, शुद्ध जल का pH 7 होता है।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। अब जब हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे भारत के संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। ये क्या रहता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए रहता है ये। अब इसमें जो बाकी ऑप्शंस दिए हम उन्हें भी जान लेंगे। जब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14 की तो ये हो जाएगा इक्वलिटी बिफोर लॉ। जब हम बात करेंगे आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 की तो ये बोलेगा फंडामेंटल राइट्स की हो जाएगी कि हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार है, वो आर्टिकल 19 में आ जाएगा। आर्टिकल 21 जो रहेगा अनुच्छेद 21 वो राइट टू लाइफ हो जाएगा, यानी कि जीने का अधिकार। ये हो गए हमारे पूरे आर्टिकल्स और इनका रिवीजन। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आई मस्ट से कि आपको सारे पार्ट्स के नाम और आर्टिकल्स याद होने चाहिए। अब जो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो है विच ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी से है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पहला ऑप्शन दिया है पैनक्रियास, दूसरा जो दिया है थायराइड, तीसरा जो दिया है लीवर जिसको हम यकृत बोलते हैं, और जो चौथा है हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इसका आंसर बताना है। सबसे पहले इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा लीवर। लीवर इसका राइट आंसर है। लीवर का जो फंक्शन रहता है वो क्या रहता है, जब हम लीवर की फंक्शन की बात करेंगे तो जो लीवर रहेगा हमारा बाइल जूस निकालता है। क्या निकालेगा, बाइल जूस निकालेगा, जो कि येलो कलर प्रोवाइड करता है और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंगोंग त्योसो झील किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी कि जो हमारी पैंगोंग त्योसो लेक है वो किस यूनियन टेरिटरी या किस स्टेट में लोकेट है, यानी कि कहाँ पे स्थित है। पहला इसका ऑप्शन है सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। अब ये 4 ऑप्शन है। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है लद्दाख। अब लद्दाख की जब हम बात करेंगे तो लद्दाख की कैपिटल आपको याद रखना है लेह है। जब हम लद्दाख की बात करेंगे और इस झील की बात करेंगे पैंगोंग की, तो याद रखना ये एक सॉल्ट वाटर लेक है, यानी कि खारे पानी की झील है। अब ये जो है इसका 1/3 हिस्सा जो है इंडिया में है और 2/3 इसका हिस्सा चाइना में है। अब लेह इसकी कैपिटल है, हमें ये भी पता चल गया। लेकिन ये इतनी फेमस क्यों है, झील तो हर राज्य में होती है लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है पैंगोंग की, तो आपको याद रखना है ये है ना अपना रंग बदलती है, कलर चेंज करती है। अगर जब हम बात करेंगे समर्स की यानी कि गर्मियों की, तो गर्मियों में ये रहेगी नीली कलर की झील रहेगी, और जैसे ही ठंडी आती है तो ये झील पूरी तरीके से जम जाती है एकदम सफ़ेद चादर की तरह। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये झील इसीलिए स्पेशल है क्योंकि ये खुद का रंग बदलती है। और दूसरा इसका जो फैक्ट आता है कि ये इंडिया और चाइना के बीच में है, यानी कि तिब्बत रीजन पे 1/3 हिस्सा इसका इंडिया में है और 2/3 हिस्सा इसका चाइना में है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज और दिस वीडियो, वो है हमारा विच फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। फर्स्ट जो ऑप्शन है राइट टू इक्वलिटी, सामान्यता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। हमारा जो 44th अमेंडमेंट यानी कि 44वां संशोधन हुआ था उसमें हमने जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा के इसको हम लोगों ने लीगल राइट यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया है। अब हम लोगों ने अब कानूनी अधिकार में ये जो आता है वो 300A के क्लॉज के तहत आता है, 300A आर्टिकल में आने लगा है। अब ये जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है। अब जब हम राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये पहले था आर्टिकल नंबर 31 में था, पहले ये आर्टिकल 31 में, फिर इसको हटा के हमने कानूनी अधिकार बना लिया 300A के तहत। अब इसमें जो था वो
जो हमने इसमें अमेंडमेंट किया था यानी कि जो संशोधन किया था वो 1978 में किया था, ये भी आपको याद रखना है। और बाकी जो ऑप्शन है अब हम लोग उसको चेक करेंगे। जो हमारा फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी। अब राइट टू इक्वलिटी का आर्टिकल आप लोग को याद करना ही है, जो कि होता है 14 से लेकर 18 तक। राइट टू एक्सप्लोइटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई हमारा शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध हम उसको अपोज करें, हमारे क्या क्या अधिकार है वो सब हमें आर्टिकल 23 और 24 में दिए जाते हैं। और जो है हमारा राइट टू फ्रीडम यानी कि ऑप्शन नंबर डी, वो है स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 25 से लेके 28 आर्टिकल में प्रेजेंट है। तो आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।